नमस्कार बच्चों, पाइथन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो है हम लोग अपनी क्लास चालू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्लास चालू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगा जो कि आपको मदद करेंगे ना केवल आपके बोर्ड प्रिपरेशन में, बल्कि यहाँ से अगर ये सब पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो जो जेई मेंस और जेई एडवांस दो लेवल है बच्चों। तो जेई मेंस का जो क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर वगैरह का देखेंगे तो लगभग कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आ जाता है। समझ रहे बच्चों आप लोग। एडवांस में तो जो आईआईटी के लिए है वो तो भाई क्वेश्चन उसके थोड़े एडवांस होंगे, वो आपको एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत बुक्स लगानी पड़ेंगी। लेकिन मेंस क्लियर करने के लिए आपके लिए एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। आप एनसीईआरटी पढ़ के भी मेंस बड़े ही आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए बशर्ते ये होगा कि आपको एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, और आपका जो बोर्ड है, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि अभी जो मैं पढ़ाऊंगा तो जहां जहां फिगर यूज होगी, ओके, मैं आपकी एनसीईआरटी बुक का भी यूज कर लूंगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी का बुक भी यूज कर लेंगे। और प्लस ये भी है कि हम लोग को जहां डायग्राम वगैरह का यूज होगा बुक हम लोग यूज कर लेंगे। टॉपिक्स से भी हम लोग, टॉपिक के लिए भी हम लोग बुक यूज कर लेंगे। और ज्यादातर जो मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ वो यूँ समझ लीजिए, आपका जो सामने व्हाइट स्क्रीन दिख रही है वो आपका ब्लैक बोर्ड है, और मैं यहाँ पे यूँ समझ लीजिए चौक से लिखते हुए आपको एकदम उसी फील से पढ़ाऊंगा। ओके, आपको बस करना ये है कि सारी चीज मैं लिखूंगा नहीं, मैं काफी शॉर्ट में हर पॉइंट लिखूंगा। अगर आपको शॉर्ट पॉइंट लेकिन बोलूंगा सब चीज, ओके, आपको समझाऊंगा हर चीज। तो अगर जिस बच्चे को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो मेरी वो बात ध्यान से सुनेगा, और जो मैं लिख रहा हूँ वो शॉर्ट नोट्स टाइप में बनाते हुए चलेगा, तो उसको मेरे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, तो वो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा कंप्लीट, लिखूंगा केवल शॉर्ट में, ठीक है। तो वो मेरी पूरी बात वो सुनेगा, वीडियो पॉज करेगा और पॉइंट्स में लिखता हुआ चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोग टॉपिक लिखते हैं, पहले लेट मी चूज अ पेन फर्स्ट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है। सबसे पहला चीज ये हमको देखना है कि देखिए यहाँ पर क्या है ना, चार्ज जो है, चार्ज की स्टडी हमको, चार्ज की जो स्टडी है वो हमको दो तरीके से करनी है। ओके, तो पहला जो है चार्ज का स्टडी हमको पढ़ना है स्टेडी या फिर स्थिर, या फिर चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा है तब, ठीक है। तो जब मूव नहीं करता है तो इसी को बोलते हैं स्टैटिक या स्टेडी बोलते हैं, है ना। तो इसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब चार्ज मूव करता है, ओके, जब चार्ज मूव कर रहा होता है, मूविंग में है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया ये, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कुछ नहीं बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही बोलता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट योर करंट। तो ये हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में करना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा सेकंड चैप्टर है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे हमको स्टेडी चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नथिंग बट इट डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी हम लोग अपना पहला टॉपिक लेंगे, साथ साथ में नोट करते जाएंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज पहला अपना हो गया। लेट मी चूज अ पेन फर्स्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में बच्चों हमको पढ़ना है इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो पहली बात तो देखिए ये होती है एक इंट्रिंसिक फंडामेंटल क्वांटिटी या पार्टिकल, है ना। इंट्रिंसिक फंडामेंटल पार्टिकल। इंट्रिंसिक फंडामेंटल पार्टिकल मतलब क्या हुआ बच्चों। इंट्रिंसिक फंडामेंटल पार्टिकल मतलब ये हुआ कि जैसे किसी भी बॉडी का मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, उसी तरह से हर बॉडी में जो नेचुरली अकरिंग बॉडी है उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा, ठीक है। अभी ये हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो संख्या है किसी बॉडी के अंदर वो बराबर थी, इसलिए हमको उस मास के अंदर जो चार्जेस हैं वो फील नहीं होते, वो न्यूट्रल बॉडी हम लोग उसको बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है। अगर कोई मास एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर चार्जेस होंगे ही होंगे, यही इसका मतलब होता है। इंट्रिंसिक फंडामेंटल पार्टिकल मतलब यही हुआ। ओके, अब ये हो सकता है दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल हो गया, बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि
प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे बच्चों, आपको मैंने बताया जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम लोग करंट बोलते हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, और जब चार्ज स्पिन करता है ना, स्पिन करता है तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस योर मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें पूछता है कि भाई मैग्नेटिज्म आया कहां से, मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है, तो उसमें आप बोल सकते हैं व्हेनेवर अ चार्ज स्पिन्स दैट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो अब आप तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। एसआई यूनिट हमने जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को खोज की, इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्वेंट किया, उनके ऊपर है। ठीक है, उनका नाम था कूलम, तो हम लोग सी से इसका यूनिट बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट का नाम होगा कूलम। ओके, कूलम होगा और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैपिटल सी से हम लोग करते हैं। आया समझ में, स्पेलिंग है COULOMB। फोर्थ पॉइंट जो है बच्चों, इसका आता है डायमेंशनल एनालिसिस। पूछ सकता है कि डायमेंशन लिखो आप अपने इसका चार्ज का, तो चार्ज का डायमेंशन आप लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, आप लोग को जो करंट है उसके रेस्पेक्ट में लिखना होता है, क्योंकि जो करंट की हमारे पास हमको बेसिक यूनिट में डेफिनेशन दी हुई है एम्पियर के रूप में। ठीक है, तो हम लोग उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चार्ज का डायमेंशन लिखते हैं। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज ये करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो आप लोग चार्ज को क्या लिखेंगे, चार्ज को लिखेंगे I × T। तो इसका जो बेसिक डायमेंशन है वो तो एम्पियर है। ठीक है, जब मैंने SI यूनिट्स पढ़ाए थे तो वहां पे करंट का एक्चुअली जो बेसिक डायमेंशन है वो दिया हुआ था, चार्ज का बेसिक डायमेंशन नहीं दिया होता। ठीक है, तो इसको एम्पियर लिखेंगे और T को जो है वो आपको पता ही है, आप लिखेंगे टाइम का। और अगर दूसरे का आपको लिखना है तो m⁻0 और l⁻0 लिख सकते हैं, इस तरह से दिया होता है। लेकिन इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, आप खाली लिखिए A × T। आया समझ में आप लोगों को। ओके, बुक्स में जनरली इस तरह से दिया रहता है m⁻0 l⁻0, ठीक है, t⁻1 और a⁻1, तो इस तरह से लिख सकते हैं और ये भी आपका सही है। नेक्स्ट जो है ये जो चार्ज होता है ये वेक्टर है कि स्केलर है, तो आप लोग बोलेंगे बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी ये सिर्फ डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, डायरेक्शन कब डिपेंड होगा, जब आप करंट की बात करेंगे। ओके, जब आप करंट की बात करेंगे तब डायरेक्शन पे डिपेंड होगा। और इवन करंट का भी क्या बोलेंगे, करंट भी वेक्टर नहीं होता, क्योंकि वेक्टर इसलिए नहीं होता क्योंकि डायरेक्शन इसकी फिक्स है। करंट की डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है। तो जब किसी बॉडी की डायरेक्शन फिक्स होती है कि वो करंट जो है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होता है। जब डायरेक्शन फिक्स है तो हम लोग वहां पर डायरेक्शन को कंसिडर करते नहीं है, उसको हम स्केलर में ही गिनते हैं। तो आप बोलेंगे कि करंट तो स्केलर है ही, प्लस जो आपका चार्ज है, चार्ज भी स्केलर है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज योर स्केलर क्वांटिटी। अब जो मैं नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा बेसिक फंडामेंटल, हम उसको चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ये होगी क्वांटिटी मेजर कैसे की जाती है, इसका जो मेजरमेंट है वो है नेगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको बोलते हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, -19 होता है, ये याद रखेंगे। और इसी तरह से अगर प्रोटॉन बोलेंगे तो जो सबसे फंडामेंटल है यही दोनों है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सबसे जो छोटा हम लोग बोलते हैं तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा जस्ट, इसी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। हम लोग बोल देते हैं कि बॉडी जो है वो न्यूट्रल में है। आया समझ में। तो हम लोग न्यूट्रल में कब बोलते हैं बॉडी, न्यूट्रल में हम लोग बॉडी तब बोलते हैं बच्चों जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी बॉडी के अंदर, और जनरली ऐसा ही होता है, जो हम लोग आसपास अपनी चीजें देखते हैं वो न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो बराबर होती है। और कब हम किसी बॉडी को चार्ज बोलेंगे तो इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा जो बेसिक आपने एटम पढ़ा है तो उसमें प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जो मूव कर सकता है ना। तो प्रोटॉन तो बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर एक न्यूक्लियर, मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर 11th का, अगर 11th किसी ने मेरे से पढ़ी हुई है तो उसमें हम लोग जब फोर्सेस को डिस्कस करते हैं तो वहां पे मैंने बताया हुआ था कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, या न्यूट्रॉन जो है रहता है इसके अंदर,
उसको एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स के कारण प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इससे काफी दूर है, इससे बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर है, तो केवल यही मूव कर सकता है। तो चार्ज पार्टिकल आप किसको बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल उसको बोलेंगे या तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या इसकी की ऑर्बिट में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन और आ गया। इलेक्ट्रॉन क्यों आ जाएगा, जब आ जाएगा कि इसका जो शेल है वो बहुत छोटा है, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। अगर अट्रैक्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो आप पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। तो चार्ज इज नथिंग बट एब्सेंस और सरप्लस ऑफ योर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो आप उसको बोल देंगे कि हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये ज्यादा हो गई है तो नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो हम लोग बोल देंगे बॉडी हमारी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इतना है बच्चों समझ में आपको। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लेते हैं। ये जो हमने पढ़ा है ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लेट मी पुट द हेडिंग फॉर फर्स्ट प्रॉपर्टीज। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या क्या आएगा। पहला चीज तो आप अब देखिए, जो आपको एनसीईआरटी भी अगर मैं दिखा दूं तो इसी तरह से आपका डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं आपका जो सिलेबस है मैं बिल्कुल एकदम सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वहीं से चालू किया हुआ है। तो चलिए मैं यहीं पर अगर आपको बता दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक एक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे पैराग्राफ आपको समझाया हुआ है। लेट मी जस्ट चूज द पेन फर्स्ट एंड नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू फ्रॉम हियर ओनली। तो इसमें बोला गया है कि पहला चीज तो ये कि चार्ज जो होता है ना वो क्वांटाइज्ड होता है। पहला चीज हमको पढ़ना है कि क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज पढ़ लेंगे तभी हम बोलेंगे कि हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप ऐसे रखिए कि चार्ज की एक वैल्यू होती है, और वो वैल्यू जो होती है सबसे मिनिमम मैंने आपको बताया कि जो चार्ज हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है सबसे बेसिक वाला वो होता है 1.69 न्यूटन की पावर माइनस 19, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो क्वांटाइज बोला है कि चार्ज क्या होगा, वो होगा Ne होगा। Ne मतलब क्या हुआ, या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू 1 2 3 क्वांटाइज फॉर्म में होगी। ये नहीं कि n की वैल्यू 1/2 हो गई या 3/4 हो गई या 4/5 हो गई, ऐसा नहीं। क्वांटाइज मतलब हुआ कि इट इज एन इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर बेसिक चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन। आया समझ में आप लोगों को। हालांकि अभी मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब जो है नई जो साइंटिफिक डिस्कवरी है उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी तोड़ दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को भी फर्दर हम लोग तोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी हमने देखा कि क्वार्क्स करके जो है, क्वार्क्स ये नए पार्टिकल हम लोगों ने आज की जो डेट में है डेवलप हो चुके हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि एक होता है 2/3 ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन ये फिर जो हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं उस लॉ का, उस प्रॉपर्टी का वायलेशन है। हमने अपने लॉ में जो पढ़ा है कि क्वांटाइज ऑफ चार्ज मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया रहता क्वार्क्स के बारे में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नई जो साइंटिफिक डिस्कवरी हो चुकी है अब तक, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का भी क्वांटिफाई कर दिया है। तो एक क्वार्क्स में दो टाइप के क्वार्क्स होते हैं, प्लस 2/3 ऑफ योर इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, और यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है यानी E, ओके, और दूसरा जो क्वार्क्स होता है वो होता है -E/3, ओके। उसका जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है उसका 1/3, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला बेसिक कि क्वांटाइज जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज फॉर्म में होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज जो है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है आपका, सबसे छोटा चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, ओके। दूसरा जो प्रॉपर्टी है अब हम लोग पढ़ लेंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी। जो आप लोग बोल रहे हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज में, अब आप बोल सकते हैं कि हम जो है जो चार्जेस हैं उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड करना मतलब कि अगर Q1 Q2 Q3 Q4 आप ऐड कर रहे हैं तो आपने Q1 की वैल्यू सपोज +1E ले ली और Q2 की वैल्यू +2 ले ली, और यहीं Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3E हो जाएगी, है ना। इंटीजर तो है ये -3, है ना। इसका मतलब सिंपल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है उस बॉडी के ऊपर। इसका मतलब क्या, उस बॉडी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इस तरीके से आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है, सारे चार्जेस को किसी भी बॉडी के ऊपर अगर लगाने हैं तो उनको हम सीधा क्या है, हर एटम का, या फिर आप ऐसे बोलिए कि सारे चार्जेस को हम लोग सीधा सिंपली ऐड कर सकते हैं। उनके बस हमको
मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। ओके, अब जो तीसरा आता है, तीसरा जो प्रॉपर्टी यहाँ पर आता है वो ये बोलता है कि चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी के अंदर वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड मतलब क्या हुआ? कंजर्व्ड मतलब आपको समझना है कि वो क्या होता है। तो ये बोल रहा है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड मतलब इसका किसी से भी, ये बॉडी है, इसका किसी से भी आसपास के जो आपके चीजें होंगी उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कंजर्व होगा, मतलब जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो हमेशा हमेशा के लिए उतना ही बना रहेगा। ठीक है, वो कभी ना कम हो सकता है ना कभी ज्यादा हो सकता है। तो पा रहे हैं यहाँ पर कि चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या हो गया है ना? तो वही है कि कंजर्व्ड, लेट मी चूज द पेन फर्स्ट। ओके, कंजर्व मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर आइसोलेटेड में कोई बॉडी रहेगी तो क्या बॉडी के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे वो हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। ओके, वो चेंज नहीं होते। कंजर्व मतलब चेंज नहीं होते। अगर कोई और बॉडी आएगी इसके सामने तो वो भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन या तो इसके पास चला जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो चार्ज इन अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यही इसका मतलब है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड बोल रहा है। तो आइसोलेटेड मतलब मैंने बता दिया कि किसी और बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। तो ऐसी बॉडी का जो चार्ज होगा, तभी अगर दूसरी बॉडी नहीं होगी तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा ना यहाँ से, है ना, या फिर इसके पास दूसरी बॉडी का इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। तो ये अकेली बॉडी है, इसके आसपास और कोई बॉडी नहीं है, तब आप बोलेंगे कि दैट बॉडी इज आइसोलेटेड। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम या बॉडी का जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं बराबर होता है। तो क्वांटाइजेशन तो हमने पढ़ लिया था। ओके, तो यहाँ जो है एनसीईआरटी में 3 ही प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। एक और फाइनल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। फाइनल प्रॉपर्टी सिंपल है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ये है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं, लिखते रहेंगे आप लोग साथ साथ में। लाइक चार्जेस जो होंगे वो आपको रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। और क्या होगा, अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख लेंगे। मैंने चार क्वांटिटी, चार जो प्रॉपर्टी मैंने कौन कौन से बताया एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। पहला था कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, Ne, Q बराबर Ne। तो दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होगा। कंजर्व्ड मतलब क्या बताया था मैंने कि हाँ ये एडिटिव होगा, सॉरी, कि आप जो चार्ज है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था कि चार्ज जो होगा वो कंजर्व्ड होगा। कंजर्व्ड मतलब होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम पे जो बॉडी के टोटल चार्जेस होंगे वो हमेशा बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैन नेवर चेंज इन अ बॉडी। ओके, वो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नाइदर बी क्रिएटेड अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो। लास्ट पॉइंट हो गया कि जो चार्जेस हैं वो लाइक होंगे तो रिपल करेंगे और लाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं वापस अपने नोट्स पर अगर आए हैं तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया। और अब हमको पढ़ना है सीधा सीधा सबसे इंपॉर्टेंट लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहीं से बेसिक बनेगा, कूलम्स लॉ। जो हमारे कूलम सर थे उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कूलम्स लॉ। अच्छा, एक चीज इसमें है, आप ये देखिए कि कूलम्स लॉ बोलेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है, देखिए जिस तरह से आपने ग्रेविटेशन न्यूटन्स के लॉ पढ़ा होंगे तो अपनी क्लास 11th में, तो न्यूटन्स का लॉ क्या बोलता था कि जो फोर्स है किसी भी दो बॉडी के बीच में, वो उसके प्रोडक्ट ऑफ मास के बराबर में होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना, m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जो होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच में। तो जब आप f लिखते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं g और लिख देते हैं m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये लिखते थे। तो इसी से सिमिलर है कि जो कूलम्स लॉ है वो भी फोर्स बता रहा है। वो क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है। तो वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान से सुनेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब क्या हुआ, ये मतलब इसका ये हुआ कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है, ठीक है, जो भी है, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्ज के क्वांटिटी के प्रोडक्ट के बीच, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के बीच। ठीक है, स्क्वायर ऑफ inversely proportional to the square of distance between the charges
है ना। अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, पॉइंट चार्जेस है, डिस्टेंस दोनों के बीच में R है, तो जो फोर्स होगा वो होगा आपका F Q1 Q2 इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। तो हम लोग जब डायरेक्ट लिखेंगे इसको, जब इक्वालिटी जब लगाते हैं ना, तो इक्वालिटी लगाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। कांस्टेंट लगाना पड़ता है, K लगा दिया सपोज, और हमने Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे जो K है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट मतलब होता है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। हम लोग आगे चलेंगे तो और समझेंगे कि परमिटिविटी मतलब क्या हुआ। अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर इन दोनों के बीच में वैक्यूम है या फिर एयर है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितने आसानी से इस जो आपकी स्पेस है उसमें कितनी आसानी से एक दूसरे जो आपके चार्जेस हैं उनके बीच में लग रही है, ठीक है। तो उसी क्वांटिटी को या उसी फिजिकल फिनोमेना को हम लोग परमिटिविटी से डिफाइन करते हैं। अगर एयर या वैक्यूम है तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मीडियम कुछ और है, मीडियम अगर आपका वैक्यूम या एयर के अलावा कुछ और होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह आपको लगाना होगा एप्सिलॉन आर, ठीक है। आपको क्या लगाना होगा? एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है? वहां पर हमारा हो जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, कि मतलब आपका एयर या वैक्यूम के रिलेशन में कितनी ज्यादा वो अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को इस मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अगर ये Q1 Q2 चार्ज है और इसमें कोई मीडियम है बीच में, ठीक है, सपोज लिक्विड हो गया, कैरोसिन हो गया, कोई भी मीडियम हो गया, या फिर आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया, कोई भी मटेरियल हो गया, तो उस मटेरियल की जो है वो अब जो होगी वो एप्सिलॉन नॉट जो है वो एयर वैक्यूम होती थी, एप्सिलॉन नॉट ना होकर के अब हो जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? कोई मीडियम होगा तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन आर लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, और फॉर्मूला जो होगा सिंपल हो जाएगा फोर्स के लिए। क्या हो जाएगा फोर्स का सिंपल फॉर्मूला? F इज इक्वल टू आपका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये जो फॉर्मूला है यही आपका होता है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का मैंने डेफिनेशन पढ़ के आपको बता दिया था, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ होता है क्या? इट क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स according to which magnitude of electrostatic force acting between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, है ना। और जब इसको हम लोग हटा देते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी कुछ आती है। तो अगर आपका एयर और वैक्यूम है तो उसके लिए K की वैल्यू यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिफाइंड है। कितनी डिफाइंड है? डिफाइंड है आपकी 9 into 10 की पावर 9, ओके, 9 into 10 की पावर 9 डिफाइंड है। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम पर स्क्वायर, ओके। आ रहा है बच्चे समझ में आपको? और परमिटिविटी की भी वैल्यू डिफाइंड होती है, मतलब अगर एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू डिफाइंड होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.854 into 10 की पावर -12। और क्या होगा? यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर की पावर -2, ठीक है। इस तरह से डिफाइन की जाती है। अगर आपको निकालने भी हो तो आप क्या 4 पाई का कुछ डायमेंशन होता नहीं है, आपको एप्सिलॉन का निकालना है तो यहाँ फोर्स का आप डायमेंशन डालिए, Q1 Q2 का डायमेंशन डालिए, R स्क्वायर जो है R स्क्वायर का डायमेंशन डालिए। Q का तो पता ही है ना, AT होता है, बताया था मैंने अभी, जो डायमेंशन होता है चार्ज को A into T होता है, ओके। सबका डाल दीजिए। तो K की जो है आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आराम से, उस तरह से। तो उस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। इसको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, और इसका लिखेंगे, इसका K का लिखेंगे तो उसका इतना आएगा डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। याद क्यों होनी चाहिए बच्चों? क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको Q1 Q2 दिया रहेगा, है ना, R दिया रहेगा। खाली अगर आपको K की वैल्यू पहले से याद रहेगी या फिर गिवन भी रहेगा क्वेश्चन में, तो आप आराम से फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये लास्ट टॉपिक हम लोग अगर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं तो इसके बाद जो है हमारा ये पूरी तरह हम लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में बनाएं तो कैसे बनाएंगे? इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक Q1 चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज Q1, ओके। और क्या बोल देते हैं, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा यूज होगा, और यहाँ यूज कर देते हैं Q2, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इनका जो रिलेटिव डिस्टेंस है ना, जो फोर्स चार्ज 1 लगाएगा 2 के ऊपर, ओके, यानी फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। F21 कैसे पढ़ेंगे आप?
फोर्स ऑन टू, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पढ़ते थे ना, VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, है ना। तो हम लोग कैसे पढ़ते थे इसको, हम लोग पढ़ते थे वेलोसिटी ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू A। उसी तरह से F21 को कैसे पढ़ेंगे, F21 को पढ़ेंगे फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू योर 1, ओके, यानी F2 माइनस F1 भी पढ़ सकते हैं आप इसको, ओके। तो ये क्या है, एक वेक्टर है, और इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी कि F21 जो है वो फोर्स ऑन टू ड्यू टू Q1 चार्ज, ठीक है, वो कितना होगा। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको भी हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि हम लोग पूरा जो है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो वेक्टर है आपको 1 से 2 पे ड्रॉ किया गया है, तो आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू योर 1, ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, R21 करके बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे F21, और आपका सच कहूं तो F1 टू F21 तो बराबर ही होगा ना, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जितना 1 2 पे लगा उतना 2 1 पे लगा रहा होगा, ठीक है। तो कैसे भी लिख दीजिए इसको, ठीक है। F21 के बारे में अगर हम बात करें तो इसको आप लिखेंगे K Q1 Q2, K Q1 Q2, और आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा R21 यहाँ पे आप यूनिट में पूरा वेक्टर लिखेंगे स्क्वायर, और जो आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, R21 की डायरेक्शन में लग रहा है, ये R21 की डायरेक्शन यही है, R21 की डायरेक्शन ये है, और आपका फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। तो आप इसको लिखेंगे, आपको जो डायरेक्शन होगी आप बताएंगे कि R21 कैप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, आपको ध्यान क्या रखना होगा कि Q1 Q2 जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 होगा अगर सेम चार्ज है ना। अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा ना, तभी तो फोर्स इस तरफ लगेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये तो अट्रैक्ट करने लगेगा, तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यानी कि माइनस ऑफ R21 आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, Q1 Q2 जो है वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव साइन दे देगा, ठीक है। अगर आपका क्या है, चार्ज जो है वो अपोजिट है, अगर चार्ज जो है वो अपोजिट चार्ज लग रहा है आपके ऊपर, ठीक है, अपोजिट चार्ज लगेगा तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, R21 के साथ माइनस का साइन आ गया आपका, तो यानी कि अपोजिट इस डायरेक्शन में आपका जो है वो फोर्स लग रहा है, यही मतलब है सिंपल। तो वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं, हम लोग बस क्या है, इस फोर्सेस को, फोर्स वेक्टर होता है और आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो भी वेक्टर होता है, तो इसको बस हम लोग कुछ नहीं वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। इसको हम लोग फर्दर भी लिख सकते हैं अगर आप और लिखना चाहें तो। फर्दर कैसे लिख सकते हैं कि आपने एक चीज पढ़ा है ना मैथ्स में कि जो लेट मी जस्ट शो यू कि अगर कोई यूनिट वेक्टर होता है तो उसको हम लोग सकते हैं कि उसका जो पूरा वेक्टर होगा अपॉन में मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड के बराबर लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो R21 जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 Q2, ठीक है, और क्या लिख दूंगा, अपॉन में अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा R21 वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड R21, हाँ, तो यहाँ पे तो R21 मैग्नीट्यूड पहले से था स्क्वायर में, तो ये क्या कट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ऐसा में। तो कई टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, K Q1 Q2 R21 वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर लिखेगा यहाँ पर, यूनिट वेक्टर नहीं लिखेगा, और यहाँ पर फिर क्या क्यूब कर देता है। तो बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर ये R21 का क्यूब कैसे हो गया, तो क्यूब बच्चे कुछ नहीं, R21 यूनिट कैप था, मतलब यूनिट वेक्टर था, तो उसको यूनिट वेक्टर को कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, तभी आपका यूनिट वेक्टर मिलता है ना। तो ये तो पूरा कंप्लीट वेक्टर था, और अगर कंप्लीट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है तो इस तरह से लिखते हैं, तो उसी की जब हम लोग वैल्यू डाल देते हैं तो R21 का क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है अगली क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम लोग का जो कूलम का जो लॉ है वो कंप्लीट तरीके से हमको समझ में आ जाए। हमने यहाँ पर जो है थ्योरी आज जो है पूरी डिस्कस कर ली है कूलम लॉ की। देखिए हम एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोगों ने चालू किया था चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हमने चारों पांचों देख लिए थे कि भाई इसके डायमेंशन कैसे होते हैं, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, इंट्रिंसिक फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोला जाता है इसको। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी जो मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ा दी थी कि 4-5 प्रॉपर्टीज जो है वो हमको देखनी है, मैंने 2-3 बार रिपीट भी किया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलम्स लॉ, उसको हमने न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन का, उसकी मदद से याद कर लिया, और हमने के और एप्सिलॉन की वैल्यू भी डिस्कस कर ली, क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया, और हमने वेक्टर फॉर्म में न्यूटन्स लॉ, इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ इसका ताकि आपको हेडिंग याद रहे, ठीक है। हेडिंग बच्चों इसका कुछ इस तरह से है, हेडिंग आप लोग बोलेंगे कि ये आप क्या बोलेंगे, कूलम्स लॉ, ओके, इन वेक्टर फॉर्म, ओके, इन वेक्टर फॉर्म आप बोल करके इसको पढ़ेंगे, ओके। तो होपफुली आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो है इसकी न्यूमेरिकल कर लेंगे। अगर आपको समझ में आया और आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे, कोई डाउट है तो उसको भी पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।